आवाज आ रही है? Yes, sir. सो आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स माइनॉरिटीज, वो माइनॉरिटीज या फिर लैंग्वेज बेसिस से हो या रिलीजियस बेसिस से हो, इनको बोलते हैं कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एंड इन दैट इंस्टीट्यूशंस में आप लोगों को अवेयरनेस, नॉलेज या फिर हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए आप चैरिटी की सुविधा बना सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ओके, तो ये आर्टिकल 30 जो है ना, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लिटिगेटेड आर्टिकल इन कोर्ट ऑफ लॉ। आर्टिकल 30 जो है, सबसे ज्यादा केसेस आर्टिकल 30 में हुए हैं आज तक। मोस्ट लिटिगेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 30। व्हाई? बिकॉज द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, सपोज अगर क्रिश्चियनिटी मान लो, क्रिश्चियनिटी एक माइनॉरिटी पीपुल है, माइनॉरिटी लोग हैं, और अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ये हम यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को ले लिए, और अगर ये अपना एक सेपरेट, अब सपोज ये रिलीजियस माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियनिटी रिलीजियस माइनॉरिटीज है, ओके, नाउ दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दे हैव एस्टैब्लिश्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अभी ये क्या करेंगे, वहां पर एजुकेशन दे करके ये क्या करेंगे, लोगों को कन्वर्ट करेंगे, राइट, कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज द फियर, ये ही जो है डर है लोगों में, कि अगर आर्टिकल 30 इफ प्रोवाइड्स द रिलीजियस institutions to establish their education institutions, religious institutions, then they will start converting, conversion शुरू करेंगे। that is not good, convert करना अच्छा नहीं है। तो इशू ये है कि अगर यहाँ भी कन्वर्ट कर लिए, देयर इज नो इशू। कैरेक्टर कन्वर्ट होने से कैरेक्टर बदलता नहीं है, थोड़ा सा नेचर बदल जाता हो, काउंट होने के लिए बदल जाता है, पॉलिटिकल मैटर है, कैरेक्टर बदलता नहीं है। एक मैंने एक क्रिश्चियन स्कूल के बारे में बताया था कि एक क्रिश्चियन स्कूल है, वो बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन देता है, और वहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं, है ना, लिमिटेड सीट्स हैं, एंड ओनली फॉर क्रिश्चियंस, ओनली फॉर क्रिश्चियंस के लिए है वो। अब इस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लोग दूसरे धर्मों से बदल करके अपने धर्म को चेंज करके फिर आप बच्चों को इसमें एडमिशन करवाते हैं। तो दैट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन, दैट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन। सो दिस बिकम्स थ्रेट, ये जो है थ्रेट है, सोसाइटी के ऊपर थ्रेट है, दिस शुड नॉट बी देयर, है ना। कन्वर्सन मत करवाइए, आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दीजिए, कन्वर्सन नहीं करवाइए। एक और केस हमने डिस्कस किया था कि एक बच्चा था, दो बच्चे थे जो क्रिश्चियन स्कूल में नेशनल एंथम बोलने के लिए खड़े नहीं होते थे, है ना। तो दैट ऑल्सो काउंट्स द सेम, कि वो कन्वर्ट, उनको हार्ड पर बना दिया गया है कि यू आर नॉट टू सिंग, यू आर नॉट टू सपोज टू सिंग दिस सॉन्ग, ओके, दिस एंथम, ओके। एक केस था 2012 में, सॉरी 2002 में एक टीएमए पाई केस आया था, टीएमए पाई केस था वर्सेस राजस्थान का केस था ये। तो म्यूनिसिपल यूनिवर्सिटी, ये मणिपाल का केस है। मणिपाल यूनिवर्सिटी का एक केस था। इसमें टीएमए पाई केसेस में बहुत सारे केसेस को, है ना, बहुत सारे इस तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर्टिकल 30 में, बहुत सारे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में जो कन्वर्सन करवा रहे थे, उनके अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बहुत सारे केसेस को एक ही केस में कन्वर्ट कर दिया, उस केस का नाम दिया टीएमए पाई केस इन द ईयर 2002, टीएमए पाई केस इन द ईयर 2002, और 11 जज का बेंच बैठाया, 11 जज का बेंच बैठाया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, 11 जज का बेंच बैठाया। ऑन अक्टूबर जजमेंट आया, उसी इन द ईयर 2002 में भी जजमेंट आया अक्टूबर महीने, अक्टूबर के मंथ में, एंड द जजमेंट वाज सो कंफ्यूजिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी,
टीएमए पाई के केस में जो भी जजमेंट आया, अक्टूबर मंथ में जजमेंट आया, एंड दिस जजमेंट वाज कंफ्यूजिंग. जजमेंट वाज कंफ्यूजिंग. फिर 2003 में ये केसेस जो टीएमए पाई से थे वो रिलीजियस कन्वर्सन्स के थे. ठीक है, तो बहुत सारे रिलीजियस कन्वर्सन के केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था एंटी कन्वर्सन लॉ ऑफ उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, है ना. तो अदर स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश भी क्रिएट किया अपना एक एंटी कन्वर्सन लॉ. तो सारे केसेस को मिला करके उन्होंने टीएमए पाई का एक अलग केस बनाया. टीएमए पाई वाज अ पर्सन इन मणिपाल यूनिवर्सिटी, और उन्होंने भी केस फाइल किया था क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था. तो 11 जजेस का बेंच बैठा था उस केसेस के ऊपर डिसाइड करने के लिए. 11 जज का बेंच था. इन 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने, इसका जो जजमेंट था कंफ्यूजिंग होने के कारण, 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया. 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया टू इंटरप्रेट व्हाट वाज सेड इन द टीएमए पाई केस, है ना. देखो 11 जज का बेंच का ऑर्डर दे रहा है, 11 जज बेंच का ऑर्डर दे रहा है, लेकिन ये ऑर्डर इतना कंफ्यूजिंग है कि उसको इंटरप्रेट करने के लिए एक और 5 जज का बेंच बनाया जा रहा है टू इंटरप्रेट द टीएमए पाई केस जजमेंट. तो ये 11 जज ने जो जजमेंट दिया है हमें पढ़ के समझा दीजिए बस. ये 5 जजों का काम था कि आप उसको पढ़िए और हमें समझा दीजिए क्या क्या दिए हैं उसमें. तो ये 5 जजेस दे फेल्ड टू इंटरप्रेट, could not interpret properly. They could not interpret properly. Okay, they could not interpret properly. और in 2005 एक और केस आया इसके अगेंस्ट में. ठीक है, 2005 को एक और केस आया इसके अगेंस्ट में. हर 2 साल में एक और केस आता है. तो 2005 में एक और केस आया जिसका नाम है पीए इनामदार केस. पीए इनामदार केस. Here Supreme Court appointed 7 judges. Supreme Court appointed 7 judges bench to interpret what was the judgment given in the TMA Pai case. To interpret the judgment of TMA Pai case. ठीक है, अभी 7 जज बेंच आ गया यहाँ पर. अब ये 7 जज बेंच भी जो है फेल हो गए. इंटरप्रेट किया बट नॉट टू द पॉइंट. एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं था, नॉट एग्जैक्टली इंटरप्रेट नहीं किया इन्होंने. तो दिस गेव सम गैप, है ना. ये एक ऐसा गैप बन गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया. सुप्रीम कोर्ट ही बेंच एस्टैब्लिश करता है कि हमें पढ़ के समझाइए उसको क्या लिखा हुआ है. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसको एक हॉली डॉक्यूमेंट के जैसा मान के रख लेता है कि ओके दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डिलीवर द जजमेंट अकॉर्डिंगली. वेग है, क्लियर नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं है. सो आर्टिकल 30 में जितने भी जजमेंट हुए हैं सारे जजमेंट अभी तक कंट्रोवर्शियल है. सारे जजमेंट कंट्रोवर्शियल जजमेंट है. तो कुछ जजमेंट में ऐसा भी कह दिया गया है कि आर्टिकल 30 डज नॉट प्रोवाइड एनी राइट्स टू द माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. नहीं यार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखा हुआ है. देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि दे कैन, माइनॉरिटी लैंग्वेज पे हो या रिलीजियस पे हो, दे कैन एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. और कुछ केसेस में डायरेक्टली बोल दिया गया कि नो, दे कैन नॉट एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. So that was controversial one. Stupid answers being given by the courts ever, judgments given by the courts. Experts argue
that if Article 30 is not providing any special rights, तो फिर आर्टिकल 30 है किस लिए? अगर आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को स्पेशल राइट्स नहीं देते हैं, special rights to the minorities to establish educational institutions, ठीक है? अगर कोई किसी जजमेंट में बोल दिया गया कि नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, they do not have right, minorities do not have the right to establish educational institutions. So this article 30 फिर किस लिए दिया गया है? आर्टिकल 30 में डायरेक्टली लिखा हुआ है, देन व्हाई आर्टिकल 30 इज बीइंग गिवन? सो देखो, ये डॉक्टर अंबेडकर का भी कोर्स है। डॉक्टर अंबेडकर को जब किसी ने पार्लियामेंट में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पूछा था कि व्हाट अबाउट माइनॉरिटीज, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि whoever is the minorities, the state should protect them with full support, है ना? स्टेट जो है उनको फुल सपोर्ट करके प्रोटेक्ट करे, बिकॉज माइनॉरिटीज should feel safe in wherever they are in the world, they should feel safe. तो अगर इंडिया में भी हैं तो गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करे, उनको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करे, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करे, इंडिया में भी हैं तो। ओके, सो माइनॉरिटी राइट्स आर एसेंशियल टू प्रोवाइड इक्वालिटी टू माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को इक्वल फोरफ्रंट में लाने के लिए माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो जरूरी हैं। अब इशू ये आता है कि माइनॉरिटी है कौन, हाउ टू रिकॉग्नाइज who are minority, and how to recognize minorities. तो minorities जो है ये नेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं, कंट्री वाइज। सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है माइनॉरिटीज को। मुस्लिम्स, अभी तक 6 माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, अभी तक जो टोटल माइनॉरिटीज ग्रुप है वो 6 माइनॉरिटीज ग्रुप हैं। कौन कौन माइनॉरिटीज ग्रुप हैं? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीस एंड सबसे लास्ट में जो ऐड किया गया है वो है जैन्स। ये जो है ऐड किया गया, ये यूपीए गवर्नमेंट 2012-13 में ऐड किए इसको, ठीक है? 2014 ही मान लो, इलेक्शन से पहले इसको ऐड किया गया था। जेन्स को माइनॉरिटी राइट्स दी गए थे 2014 में। So these are the 6 categories of minorities present in India and they are recognized nationally. They are recognized nationally. ठीक है? अभी based on the percentage of their population, ये इनको रिकॉग्नाइज करते हैं based on the percentage of population. तो ये पॉपुलेशन जो होता है ये स्टेट वाइज नहीं है, पूरे इंडिया में पॉपुलेशन को देखा जाता है कि पूरे इंडिया में सबसे संख्या उनकी कम है, नंबर उनके कम है, तो उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाता है। पॉपुलेशन नेशन वाइड, नॉट स्टेट वाइड, ये याद रखिएगा हमेशा, नेशन वाइज नॉट स्टेट वाइज। स्टेट वाइज नहीं, नेशन वाइड उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन ये जो टीएमए पाई का जजमेंट है उसने ये कहा, टीएमए पाई का जो जजमेंट है उसने कहा कि माइनॉरिटीज शुड बी आइडेंटिफाइड स्टेट वाइज। टीएमए पाई जजमेंट में माइनॉरिटीज शुड बी आइडेंटिफाइड ऑन स्टेट वाइज। अब ये कैसे पॉसिबल है? स्टेट वाइज माइनॉरिटीज को, ये टीएमए पाई केस का जजमेंट है कि माइनॉरिटीज को स्टेट वाइज रिकॉग्नाइज करें। अगर स्टेट वाइज माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज किए गए तो सोचो माइनॉरिटीज की संख्या कितनी हो जाएगी, बहुत सारे माइनॉरिटीज हो जाएंगे। तो यहां पर अगर स्टेट वाइज रिकॉग्नाइज करें तो हिंदू इज ऑल्सो माइनॉरिटी, हिंदू इज अ माइनॉरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर।
अगर इस डेफिनेशन से चलें कि स्टेट वाइज माइनॉरिटी को अगर डिक्लेयर किया जाए तो ऑल रिलीजन्स कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी हो जाएंगे, ऑल रिलीजन्स कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटीज हो जाएंगे. सो दिस was the confusing judgment and is not being cleared in दोनों केस. टीएमए पाई का केस आया, पीए इनामदार का केस आया, है ना, उसमें क्लियर नहीं हो पाया, कभी क्लियर नहीं हो पाया. 2013 में जो जजेस जो थे, 7 मेंबर जजेस जो पीए इनामदार केस में अपॉइंट किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने जो जजमेंट दिए, उनका काम था कि भाई आप टीएमए पाई के केस को स्टडी करो और हमें सिर्फ बता दो कि वो है क्या एक्चुअल में. ठीक है. अब पीए इनामदार के केस में 7 मेंबर जज बैठे, उन्होंने स्टडी किया, वो सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाए, सेटिस्फैक्टरी इंटरप्रिटेशन वो दे नहीं पाए, एंड जिसके बेसिस पे 2013 में नीट का प्रपोजल लाया गया था. अभी जो नीट का टेस्ट होता है ना, मेडिकल में नीट का टेस्ट होता है, तो 2013 में ही इसका प्रपोजल आया था. तो 2013 से ही नीट करना शुरू हो जाए, बट दिस वाज चैलेंज एंड सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड. नहीं, आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज नीट. अब उन्होंने क्या जजमेंट दिया मुझे भी नहीं पता यहाँ पर. सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टीएमए पाई जजमेंट, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज को स्टेट वाइज सेलेक्ट करने की बात करी जा रही थी. And this has been rejected. So various controversial judgments have been given. जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अगर एडमिशन लिया जाए, एडमिशन इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, एक दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफकोर्स दिल्ली में ही है. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक केस था, स्टेफनी सेंट स्टीफेंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस सेंट स्टीफेंस के बीच में एक केस आया कि परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी कैन बी एडमिटेड इन दोनों स्कूल में, इन दोनों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और सेंट स्टीफेंस में कितने परसेंटेज माइनॉरिटी कैन बी गिवन एडमिशंस. What percentage of minority shall be given admissions? कितने परसेंट माइनॉरिटीज को एडमिशन दिया जाए इन दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटीज में और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में. सेंट स्टीफेंस कॉलेज है वहां पर, तो दोनों में कितने परसेंटेज ये दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि रिजर्वेशन जो होगा उसका कैप जो होगा, एज पर द सुप्रीम कोर्ट, रिजर्वेशन का कैप जो होगा वो 50% होगा. एज पर द सुप्रीम कोर्ट द कैप ऑफ द रिजर्वेशन इज 50%. एंड 50% का जो कैप है, इसी 50% में माइनॉरिटी को भी इंक्लूड कीजिए. अगर माइनॉरिटी का रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो उनका भी रिजर्वेशन इसी 50% में इंक्लूड कीजिए. आपको इसी 50% में लाना है. अब ये पीएमए केस में ऐसा देखा गया कि अगर स्टेट वाइज हम माइनॉरिटी डिक्लेयर करने लगे, अब ये 50% का कोटा स्टेट वाइज कैसे पूरा होगा. 50% कोटा स्टेट वाइज पूरा नहीं हो पाएगा. दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, है ना. तो अगर इम्पॉसिबल हो जाएगा, एवरीवन इज माइनॉरिटी इन वन इन अदर कंट्री, वन इन अदर स्टेट, सो एजुकेशनल और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो बैठाते हैं उसके जो यूज हैं वो यूज का रहेगा ही नहीं, उसके यूज का भी नहीं रहेगा. तो सुप्रीम कोर्ट का एक कैप है कि 50% रिजर्वेशन दे सकते हैं. तो यहाँ पर इन दोनों इंस्टीट्यूट में 50% रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन माइनॉरिटीज को भी उसमें लाया गया. तो आज जो है पॉपुलेशन के अनुसार
रिजर्वेशन है, तो टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है कि टोटल पॉपुलेशन जितना है, टोटल पॉपुलेशन में हिंदूज का जितना परसेंटेज होगा, हिंदूज को नहीं, अगर माइनॉरिटीज की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें तो माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स का परसेंटेज कितना है, तो टोटल परसेंटेज, टोटल पॉपुलेशन में सपोज मुस्लिम्स का परसेंटेज 14 है, तो जॉब में 14% उसको दिया जाएगा। SC STs, ठीक है, दोनों को मिला देते हैं तो 22%, ठीक है, 22%, 27% OBC, मंडल कमीशन से जो आया था जजमेंट, 27% OBC को। तो एज दिस हैपेंस एज पर द पॉपुलेशन, है ना। अभी जो है OBC का फिक्स हो गया 27%, माइनॉरिटी का चेंज होते रहता है। ये हम जो सोशल क्राइटेरिया वाइज देते हैं दैट चेंजेस, बट ये दैट इज दिस इज फिक्स, SC ST और OBC का फिक्स है। मुस्लिम्स माइनॉरिटी का जो रिजर्वेशन ये हम ये देते हैं, क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी डिक्लेयर करते हैं, दैट कम्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। सो इट विल बी डिफिकल्ट अगर स्टेट वाइज हो तो, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हमेशा आते हैं। अभी प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह भी हैं जहां पर अगर एडमिशन लेने जाओ तो बेस्ड ऑन द, अभी एक और केस आया था, उन्नी कृष्णन केस बोलते हैं उसको, उन्नी कृष्णन केस। तो ये उन्नी कृष्णन केस में ये देखा गया, या सुप्रीम कोर्ट सेड दैट 3 कैटेगरीज ऑफ इंस्टीट्यूट्स कैन टेक एडमिशन, लाइक 1 कैटेगरी JEE, 1 कैटेगरी को JEE में रखा, ठीक है, तो 50% एंड 50% ऑन मेरिट बेसिस, एडमिशन शैल बी टेकन ऑन मेरिट बेसिस। ठीक है, ये हो गया 50% सीट मेरिट पे हो गया। अब कुछ सीट होते हैं उसको पेमेंट सीट बोलते हैं। 50% सीट में जिन्होंने मेरिट लाया, गवर्नमेंट उसकी फी पे करेगी। JEE में अगर एडमिशन लेते हैं, अगर आपका मेरिट आया तो 50%, जो भी लोग 50% में जितना भी रैंक आया, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सारा बेयर करती है। अब वो आया पेमेंट से, पेमेंट में कितने सीट हैं, तो 30%। यूनिक कृष्णन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 30% पेमेंट सीट है, यानी पेमेंट देकर के आप एडमिशन ले सकते हैं 30%। ठीक है, अगर आप ये 50% रैंक सिक्योर नहीं कर पाए, रैंक सिक्योर करके इस 50% के कैप में नहीं आ पाए, देन ऑल्सो यू कैन टेक एडमिशन बाई पेइंग सर्टेन अमाउंट, एंड ये सर्टेन अमाउंट जो होगा बेस्ड ऑन रैंकिंग, रैंकिंग के आधार पे होगा। सर्टेन अमाउंट जो पेमेंट होगा रैंकिंग के आधार पे होगा, आप जितना रैंक लाएं फिर उतना पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी का एक इसने निकाला मैनेजमेंट सीट, मैनेजमेंट सीट, यहाँ पर रेस्ट 20% एडमिशन होगा। यहाँ पर जो है बोली लगती है, यहाँ पर कैपिटेशन फी है, जो 20% का जो सीट है ना मैनेजमेंट सीट, यहाँ पर कैपिटेशन है और यहाँ पर एक्चुअल में बोली लगती है कि मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे एडमिशन चाहिए। तो दिस इज religious institutions, whatever the judgment the government is delivering, or so the Supreme Court is delivering, all becoming controversial in this case. तो TMA पाई के केस में एक जजमेंट अच्छा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, TMA पाई के केस में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट अच्छा दिया गया था। उसमें यह था कि 50% से ऊपर का जो रिजर्वेशन है, ये 50%, कोई भी रिजर्वेशन किसी भी बेसिस पे हो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर एडमिशन में भी हो तो मेरिट बेसिस पे 50%, उससे ज्यादा मेरिट बेसिस पे नहीं जाए, है ना। एंड देयर शुड बी ओनली 1 कैटेगरी,
एक ही कैटेगरी हो एडमिशन लेने का, दैट इज मेरिट। एक ही कैटेगरी हो एडमिशन लेने का मेरिट। अगर मेरिट पे जेईई क्लियर किए और यहाँ पर अगर रिजर्वेशन लगाए, कुछ लोगों को अगर 50% नहीं भी आया, मतलब अगर मार्क सिक्योर नहीं कर पाए और ये 50% कैप में नहीं आ पाए और फिर वो SC ST हुए, फिर भी उनको एडमिशन यहाँ मिल सकता है बिकॉज ऑफ उनको छूट है, कुछ उनको कुछ रिलीजियस छूट है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दैट। नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी होगा, वो होगा मेरिट बेसिस, वो होगा मेरिट बेसिस का केस। द स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन एडमिशन। इन सब एडमिशन में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज इन इस केसेस में एससीज, एसटीज, ओबीसीज को कोई रिजर्वेशन नहीं है, नो रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन। और हमने ऑलरेडी देखा है कि वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन, we have the constitutional provisions for reservation, so this is violation। ये जो जजमेंट है वो अपने आप में वायलेशन केस है। ठीक है, सो दिस वाज आर्टिकल 29 and 30। TMA के केस में 5 मेंबर्स, फिर 9 मेंबर्स, 7 मेंबर्स, फिर 9 मेंबर्स, 11 मेंबर्स, जजेस बैठते गए, फिर भी जो है वो केस डेवलप नहीं हुआ, वो सही इंटरप्रेट नहीं कर पाए उनको, है ना। तो मैं इस केस के बारे में डिटेल दे दूंगा, आप इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। सो आर्टिकल 30 sorry article 29 and 30 is clear right now, clear or not, any issue, any doubt? Article 29 and 30, any doubt? Are you all there? Virendra, any doubt? Article 29 and 30? Yes, Dipankar? No, sir. No doubt. Okay. Now coming to the very important article, that is heart and soul of Indian Constitution, right? Heart and soul of Indian Constitution. आज हम फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लेंगे, ओके। फंडामेंटल राइट्स विल बी कंप्लीटेड। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। See, Article 31 has already been repealed, na? Article 31, right to property. So this article has been repealed. This article has been deleted in the year 1978 itself, है ना। इस आर्टिकल को हटा दिया गया है। अब ये आर्टिकल 1976 itself, ये आर्टिकल है ही नहीं अब। तो आर्टिकल 31 के बारे में पढ़ना ही नहीं है हमें, है ना। हम पढ़ेंगे आर्टिकल 31 के बारे में जब लीगल राइट्स हम पढ़ेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 31। अब आते हैं आर्टिकल 32 में, जो इंपॉर्टेंट है। 31 है नहीं, वी स्किप आर्टिकल 31, वी कमिंग टू आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई राइट्स वायलेट होता है, कोई फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। Under Article 32, you can directly go to the Supreme Court. You can directly go to Supreme Court to address your issues. Under Article 32 के थ्रू आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स।
तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, एंड सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन, and this institution takes all measures to protect fundamental rights. तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Article 32 is the heart and soul of the Constitution, right? So एक काम करते हैं, अभी जो है हमारा ये टाइम लिमिट अगेन जो है खत्म हो जाएगा, सो दिस इज इरिटेटिंग। आज हम यहीं तक रहने देते हैं। विल फिनिश दिस आर्टिकल 32 और जो लास्ट फंडामेंटल राइट्स हैं इन द नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल आफ्टर दिस विल टेक few times, few moments, and then we will after finishing this we will discuss the test, and I am in the process of evaluating. I have evaluated some of the answers. आप लोगों के आंसर्स मैंने इवेल्युएट किए हैं टेस्ट के, अभी और भी आंसर्स इवेल्युएट करके मैं वेडनेसडे को सारा रिजल्ट पब्लिश करूंगा। ओके, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस लेफ्ट ओवर आर्टिकल्स, आर्टिकल 32। इसमें रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू करता है ना, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है, और देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिट्स, 5 काइंड्स ऑफ रिट्स, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। Okay, so Article 32 we'll be discussing on Wednesday. Today is it's 29. So first of, it's the first May, June, 31st. Sir, today is Tuesday. Today is Tuesday. हाँ, तो फर्स्ट वेडनेसडे, थर्सडे को करेंगे। तो टुडे इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को करेंगे, नॉट वेडनेसडे। ओके, विल टेक इट अप ऑन थर्सडे। हाउएवर आपका रिजल्ट कल पब्लिश हो जाएगा। रिजल्ट जो है, जिन्होंने टेस्ट लिखा है, रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड, रिजल्ट वेडनेसडे को ही आ जाएगा। ओके सर। और आंसर की ऑलरेडी है, आप लोग क्या करें, आंसर्स को मिलाएं, पढ़ें, और हम उस आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को समझ में नहीं आता हो। ठीक है, तो जो आंसर आप लोगों को समझ में नहीं आया है अभी तक, उस आंसर्स को हम पिकअप करके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑल द आंसर्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड, हम वन बाय वन जाएंगे, लेकिन जो समझ में नहीं आता है वी विल पिन पॉइंट दैट एंड यू कैन आस्क, वी विल बी डिस्कसिंग ऑन ऑल दैट आंसर। हम कुछ ट्रिक्स भी लेंगे, मैं करूंगा डिस्कशन, और कुछ ट्रिक्स भी लेंगे उसमें। ठीक है, तो कल मैं एक पहले रिजल्ट पब्लिश कर दूं आप लोगों के, फिर मैं डिस्कस करेंगे ऑन थर्सडे। तो क्लास में ये आर्टिकल 32 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। आज कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कोई इशू? Any issue? No sir. Okay, so there is no questions, so I'll stop here. Okay, then bye, take care.